नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों की श्रृंखला में उसकी उत्तर भारत पर विजय और दक्षिण भारत पर विजय पर अपना व्याख्यान दूंगी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के हिंदू राज्यों का उन्मूलन करना सुल्तान बनने के पश्चात ही शुरू कर दिया था। एक के बाद एक उसने अनेक राज्यों पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। वहाँ के लोगों पर उसने बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए। उत्तर भारत के जिन राज्यों पर उसने विजय पताका अपनी फहराई, उसमें सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो गुजरात विजय। सिंहासन पर आसीन होने के अगले वर्ष ही 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने गुजरात के लिए सेना का नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा था। कहते हैं इस समय गुजरात का जो शासक था वो कर्ण था, जो कि खिलजी सेना का सामना नहीं कर सका और उसने भागकर देवगिरी के राजा के यहाँ शरण ली थी। तुर्की सेना ने गुजरात की जो राजधानी अनहिलवाड़ा थी उसको खूब लूटा और कर्ण की पत्नी कमला देवी खिलजियों के कहते हैं हाथ में पड़ गई थी और उसे सुल्तान की सेवा में भेज दिया गया था। खिलजी सेना ने सोमनाथ के मंदिर में भी खूब तोड़फोड़ की और इस विजय से कहते हैं अलाउद्दीन को अपार धन मिला और इसी समय सुल्तान को मलिक काफूर भी मिला, कहते हैं, जो कि एक हिंजड़ा था। सुल्तान इसके सौंदर्य पर भी मुग्ध हो गया था और आगे चलकर यही अलाउद्दीन का मंत्री भी बना। जिस समय खिलजी सेना लूट के माल के साथ लौट रही थी, तब लूट के माल को लेकर उनमें आपस में ही झगड़ा हो गया था। नए मुसलमानों ने नुसरत खां के भाई की हत्या कर दी थी, अतः इन नए मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार किए गए। बर्नी लिखता है कि इसका बदला लेने के लिए उसने, यानी कि नुसरत खां के भाई की हत्या का बदला लेने के लिए नुसरत खां ने नए मुसलमानों की स्त्रियों को अपमानित करने और उनके साथ निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार करने की आज्ञा दी। फिर उसने उन्हें नीचे लोगों को सौंप दिया था, जिससे वे वैश्यों के रूप में उनका उपयोग कर सकें और बच्चों को उनकी माताओं के सिर पर रखकर टुकड़े टुकड़े करवा दिया गया था। रणथंभौर पर विजय। गुजरात पर विजय से उत्साहित होकर अलाउद्दीन कहते हैं रणथंभौर पर ही आक्रमण करने का उद्देश्य उलुग खां और नुसरत खां को दिया था। डॉक्टर के.एस. लाल अपनी किताब खिलजी वंश के इतिहास में लिखते हैं कि वास्तव में राजपूताना को आधिपत्य में लाना एक कसौटी है जिसके द्वारा दिल्ली के प्रत्येक शासक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारणों पर हम अगर एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि यह किला दिल्ली से अधिक दूर नहीं था। यह किला सुदृढ़ और अभेद था। राजपूतों के हाथों में रहना खिलजी साम्राज्य के लिए चुनौती था। हमीर ने विद्रोहियों को शरण दे रखी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करना चाहता था। रणथंभौर के शासक ने अत्यंत वीरता से खिलजी सेना का सामना किया और नुसरत खां की उसने हत्या कर दी। तब अलाउद्दीन ने स्वयं ही रणथंभौर के लिए प्रस्थान किया और किले को घेर लिया। कहते हैं हमीर देव ने 1 वर्ष तक सुल्तान का सामना किया। तब अलाउद्दीन ने कूटनीति से काम लिया और हमीर के प्रधानमंत्री रनमल को अपनी ओर मिला लिया। उसकी सहायता से अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और हमीर देव और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। विश्वासघातकों के प्रति अपनी नीति का अनुसरण करते हुए सुल्तान ने रनमल की हत्या करवा दी थी। रणथंभौर का सूबेदार उलुगु खां को नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया था। कहा जाता है कि यहाँ रंगा देवी ने जौहर करने वाली स्त्रियों का नेतृत्व किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। इस पर आक्रमण करने के जो हमें कारण दिखते हैं उसमें यह है कि भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। दिल्ली और गुजरात को मिलाने वाले मार्ग पर था। राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन में थी। राणा रतन सिंह की रूपमती रानी पद्मनी को प्राप्त करने की उसकी इच्छा रही है। चित्तौड़ पर अभियान के विषय में हमें अमीर खुसरो के वर्णन से जानकारी मिलती है। चित्तौड़ का किला रणथंभौर के बाद उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली किला था।
अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुर्ग हिंदुओं के लिए एक स्वर्ग था, जहां प्रत्येक दिशा में झरने, हरे भरे खेत थे। उनके राजा के पास एक अत्यंत सुसज्जित और सुसंगठित सेना थी और अन्य शासकों की तुलना में उनका सिंहासन 7वें आकाश से भी ऊंचा था। इसलिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 8 महीने तक घेरा रखा। संघर्ष के उपरांत भी जब अलाउद्दीन को सफलता नहीं मिली, तब अंत में घोर संघर्ष के पश्चात अलाउद्दीन को सफलता मिली और चित्तौड़ पर उसका अधिकार हो गया। रानी पद्मिनी ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर हजारों राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया। खिजराबाद का सूबेदार अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त किया। चित्तौड़ पर अधिक समय तक कहते हैं खिलजियों का अधिकार नहीं रहा और शीघ्र ही राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए आइनुल मुल्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। मालवा का सेनापति इस समय हरनंद था, जो अत्यंत पराक्रमी था। उसने खिलजी सेना का जमकर सामना किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह युद्ध के दौरान मारा गया। मालवा पर खिलजियों का अधिकार हो गया और उसके बाद खिलजी सेना ने उज्जैन, धारा, चंदेरी आदि स्थानों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार संपूर्ण मालवा क्षेत्र पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। 1308 ईस्वी में मारवाड़ के सिवाना और जालोर पर अलाउद्दीन ने अधिकार करने का प्रयास किया। कहते हैं सिवाना का शासक शीतल देव खिलजी सेना से युद्ध करते हुए मारा गया, अतः सिवाना के दुर्ग पर खिलजियों का अधिकार हो गया। उसके पश्चात सिवाना के निकट ही स्थित जालोर पर आक्रमण किया गया। जालोर का शासक इस समय कान्हड़ देव था। खिलजी सेना ने लड़ते हुए कान्हड़ देव और उसके साथी वीर गति को प्राप्त हुए और जालोर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इस प्रकार गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और अन्य क्षेत्रों पर विजय से संपूर्ण उत्तर भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था। इन विजयों का इतना अधिक महत्व है क्योंकि इससे न केवल अलाउद्दीन को अपार धनराशि प्राप्त हुई, वरन दक्षिण भारत पर भी विजयों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण थी। दक्षिण भारत पर उसके आक्रमण के कारणों पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि अतुल धन संपदा को वो लूटना चाहता था। अधीनता स्वीकार करवाना और करद बना देने का अलाउद्दीन का उद्देश्य था। और डॉक्टर अवध बिहारी पांडे कहते हैं कि 4,75,000 जो उसने अपने सैनिकों की एक सेना रख रखी थी, उनको व्यस्त रखना जरूरी था। अगर वह सैनिक व्यस्त नहीं रहते तो वो राज्य में ही उत्पात करना शुरू कर देते। इसलिए उत्तर भारतीय विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय करने का प्रयास किया था। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वारंगल का अभियान 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत का प्रथम अभियान किया। उसने एक शक्तिशाली सेना नुसरत खां के भतीजे छज्जू के नेतृत्व में भेजी, जिसने वारंगल पर आक्रमण किया। इस समय वारंगल पर काकतीय वंशीय शासक प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था। उसने अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए खिलजी सेना को परास्त किया। इस प्रकार कहते हैं कि अलाउद्दीन का दक्षिण का प्रथम अभियान असफल रहा। तत्पश्चात उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर सर्वप्रथम तो अलाउद्दीन ने एक सूबेदार के रूप में, जब जलालुद्दीन खिलजी का ये नायब था, 1294 ईस्वी में उसने विजय प्राप्त की थी। इस विजय के समय देवगिरी के राजा जो रामचंद्र देव थे, उन्होंने एलिचपुर के वार्षिक राजस्व को अलाउद्दीन को देने का वचन दिया था, किंतु 1303 ईस्वी में रामचंद्र देव ने कर देना बंद कर दिया था। अतः अलाउद्दीन ने नाइक मलिक के नेतृत्व में एक सेना रामचंद्र देव को परास्त करने के लिए भेजी। मलिक को यह आदेश दिया गया था कि वह बघेल राजा करण की पुत्री देवल को भी अपने साथ लेकर लौटे, क्योंकि उसकी माँ कमला देवी, जो कि अलाउद्दीन के हाथ में थी, अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। अलाउद्दीन की सेना का सर्वप्रथम सामना करण से हुआ। करण इस युद्ध में परास्त हुआ और उसकी पुत्री देवल को दिल्ली भेज दिया गया।
जहां उसका विवाह अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया गया। नाइब मलिक ने करण को परास्त करने के पश्चात देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव ने खिलजी सेना का सामना किया, किंतु अंत में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहते हैं सुल्तान की सेवा में अपार धन प्रस्तुत करना पड़ गया। सुल्तान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे शासक बने रहने दिया। सुल्तान ने उसे राय रायन यानी कि सरदारों का सरदार की भी उपाधि दी थी। अगला हम देखते हैं वारंगल विजय। कहते हैं दक्षिण भारत का प्रथम अभियान 1303 ईस्वी में वारंगल के विरुद्ध हुआ था, किंतु उसके शासक प्रताप रुद्रदेव ने उसे असफल कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन इस अपमान को भूला नहीं था और प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए 1308-9 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना वारंगल विजय के लिए भेजी। रास्ते में उसे देवगिरी के राजा से मदद मिली। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था। मलिक काफूर ने दुर्ग को घेर लिया। दुर्ग रक्षक सेना को क्षति पहुंचाई। अंततः प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहते हैं प्रताप रुद्रदेव को 300 हाथी, 700 घोड़े और अपार संपदा मलिक काफूर को देनी पड़ी। सुल्तान को वार्षिक कर भी वारंगल के राजा ने देना स्वीकार किया। होयसल द्वार समुद्र यानी कि मैसूर के समीप में एक राज्य था। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी के नेतृत्व में एक सेना होयसल राज्य पर विजय करने के लिए भेजी गई। होयसलों का इस समय जो राजा था वो वल्लाल था। खिलजी सेना का यह सामना नहीं कर सका और पराजित हो गया। मलिक काफूर ने उसकी राजधानी को लूटा और मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया। अंततः वल्लाल को सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। पांड्य राज्य। जिस समय मलिक काफूर होयसल राज्य को लूट रहा था, उस समय पांड्य राज्य में भी गृह युद्ध चल रहा था। दो भाइयों में वीर पांडे और सुंदर पांडे में सिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा था। कहते हैं सुंदर पांडे ने मलिक काफूर से सहायता मांगी, जिसे मलिक काफूर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मलिक काफूर ने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर आक्रमण किया और उसे खूब लूटा। वीर पांडे ने साहस तो नहीं खोया और छापामार पद्धति से संघर्ष जारी रखा। काफूर ने वीर पांडे को पकड़ने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। इसी समय उसने पांड्य राज्य को खूब लूटा। इस लूट में मलिक काफूर को कहते हैं इतना धन प्राप्त हुआ जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वुल्जले हेग लिखते हैं मलिक काफूर को 312 हाथी, 20,000 घोड़े, 2,750 पौंड सोना और रत्न प्राप्त हुए थे। लेनपुल ने भी लिखा है इससे पहले दिल्ली में लूट का इतना धन कभी नहीं लाया गया था। देवगिरी में प्राप्त धन भी द्वार समुद्र और मदुरा की लूट की तुलना में कुछ नहीं था। इस प्रकार अपार संपदा के साथ मलिक काफूर दिल्ली लौट आया। देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी को एक बार पुनः आक्रमण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र देव की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र शंकर देव, जो कि सुल्तान का प्रारंभ से ही विरोधी था, उसने 1311 ईस्वी में कर भेजना बंद कर दिया था। अतः 1313 ईस्वी में मलिक काफूर को एक बार सैनिक अभियान पर भेजा गया ताकि शंकर देव को दंडित किया जा सके। शंकर देव ने मलिक काफूर का जमकर मुकाबला किया, किंतु अंत में वह मारा गया और मलिक काफूर ने देवगिरी पर अधिकार कर लिया। मलिक काफूर ने तत्पश्चात गुलबर्गा, दमोल, चोल पर भी अधिकार किया और उसके पश्चात होयसल शासक वल्लाल तृतीय पर विजय प्राप्त कर अपार धन संपदा के साथ वह दिल्ली लौटा। इन सब विजयों के द्वारा लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि अलाउद्दीन के अभियान से अथवा उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से दक्षिण भारत के जो हिंदू शासक हैं उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे और पहले के समान ही पारस्परिक संघर्ष और द्वेष में ही वो रत रहे थे। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के अभियान क्यों किए, इस विषय में विद्वानों में भी मतभेद है। अमीर खुसरो बताते हैं कि उसने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, किंतु डॉक्टर के लाल इस मत का विरोध करते हैं। उनका विचार है कि उनका उद्देश्य दक्षिण में इस्लाम का प्रचार करना नहीं था, वरन धन प्राप्त करना था। दक्षिण में मस्जिदों का निर्माण अपनी विजय के प्रतीक के रूप में किया गया था।
डॉक्टर आयंगर भी इस मत को स्वीकार करते हैं और उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन को उत्तरी भारत में अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए धन की आवश्यकता थी और इस धन की प्राप्ति के लिए उसने बार बार दक्षिण पर जो उसके लिए सोना देने वाली गाय थी आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन की नीति दक्षिण भारत के राज्यों को अपने अधीन करने की नहीं थी, वह उन्हें अपना सामंत बनाना चाहता था ताकि धन जो है निरंतर उसे मिलता रहे। अलाउद्दीन इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि दक्षिण भारत को वह सीधे सीधे अपने अगर अधीन करता है तो इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा। अतः उसने दक्षिणी राज्यों से वार्षिक कर लेकर ही संतोष कर लिया। निसंदेह यह उसकी दूरदर्शिता थी। दक्षिण भारत के संबंध में उसने उसी नीति का पालन किया जैसा कि समुद्रगुप्त ने किया था। धन्यवाद।